अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जी शुरू करने जा रहे हैं CS401 प्रैक्टिकल यानी असेंबली लैंग्वेज के प्रैक्टिकल से रेलिवेंट फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। और हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को अच्छे से समझें और अच्छे कंसेप्ट के साथ जो है तैयारी करके हम जो है फाइनल टर्म एग्ज़ाम में बैठें, ताकि जब हम एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें तो कोई भी चीज़ हमें मुश्किल ना लगे। तो का जो MCQs हैं मैंने रिव्यू कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और एक्सटर्नल जो मटेरियल है उसकी भी मदद मैं लूँगा आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं वीडियो देख रहे हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ, और जो व्यूअर्स मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम जी आज की वीडियो। अच्छा, ये जो है ना एक कोड लिखा हुआ, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कुछ, इनको देख लेते हैं। तो मूव CX4 का मतलब ये है कि CX एक हमारा जो रजिस्टर होता है काउंटर रजिस्टर है, ठीक है, स्टैंडर्ड। इसमें हमने जो है ना 4 मूव कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे एक लूप चला रहे हैं दूसरी इंस्ट्रक्शन में। लूप में हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं CX में से 2, यानी हम CX में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने ये बताना है इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को पढ़ के कि जो लूप है वो कितनी दफ़ा चलेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमने 4 रख दिया ना CX में, अब हमारा लूप जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी लूप का लेबल है और यहाँ से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। तो जैसे ही पहली इंस्ट्रक्शन होगी तो वो क्या करेगी, सब्ट्रैक्ट करेगी CX में से 2 को, ठीक है। CX में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि अब हम लूप में दाखिल हो गए हैं। CX में से जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2, ठीक है। और लूप में हम पहले लूप के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट हमारी इंस्ट्रक्शन है जंप 0 लूप, ठीक है, जंप इफ 0 लूप। तो अब यहाँ पे टेक्निकली एक चीज देखने वाली है, अगर आप गौर करें कि ये सब्ट्रैक्ट तो हमने कर दिया CX से 2 को, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है जंप इफ 0 लूप, यानी अगर इस सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है इसके नतीजे में अगर 0 आए तो तब आपने लूप पे जंप करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, हमारे पास क्या आया, 2 आया ना, 0 तो नहीं आया। तो क्या हम लूप पे वापस जाएंगे? हम लूप पे यहाँ पे वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का आंसर 0 नहीं आया। अगर 0 आया होता ना तो तब हम लूप पे जाते। तो बेसिकली ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका 1 होगा, यानी आपका लूप एक दफा ही चलेगा, ठीक है, 2 दफा नहीं चलेगा। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आई ना तो मैं आपको यहाँ पे देखें नोट पैड में मैंने ये कोड लिख दिया है। ये लूप की जगह यहाँ पे L1 मैंने लिख दिया है, ठीक है, और ये भी L1 आ गया, ठीक है। लूप बेसिकली कीवर्ड है, अगर हम यहाँ कोड करेंगे तो वो एरर देगा, ठीक है, जब हम कंपाइल करेंगे इस नेसम में। ये मैंने सेव कर दिया एज ए test.asm, और आपको पता है ना डॉस बॉक्स में जैसे इसको नेसम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी कंपाइल कर चुका हूँ, लेकिन वैसे आपको तरीका बता दूँ। नेसम मैं करता हूँ test.asm और इसका आउटपुट मैं लूँगा test.com में, ठीक है। ये इसने मुझे कंपाइल इसको कर दिया है। अब मैं इसे डिबगर में चलाता हूँ, afd.test.asm.com, सॉरी, ये मेरा डिबगर आ गया। अब डिबगर में जो चीज देखने वाली है, यहाँ पे आपने CX में देखना है कि CX की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जब मैं पहले स्टेप पे जाऊंगा CX की वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे देखें CX में, मेरे आप कर्सर को देखें, CX में हमारी 4 वैल्यू चलेगी जो हमने मूव की थी, ठीक है, CX रजिस्टर में। नेक्स्ट स्टेप हमारा लूप चलेगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे CX में से 2, सब्ट्रैक्ट हो गया CX में से 2। यहाँ पे देखें, अब ये जो इंस्ट्रक्शन जिसपे हमारा ये हमारी वाइट हाईलाइटेड है ना, इस पे ये इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होनी है हमारे नेक्स्ट F1 पे। जब ये एग्जीक्यूट होगी ना तो हमारा प्रोग्राम वापस यहाँ से लूप में नहीं जाएगा, क्योंकि जब 0 तो नहीं है, तो ये हमारा प्रोग्राम या अगले मूव AX की तरफ आ जाएगा। तो हम देखते हैं, ये देखें मूव AX 4C00 और int 21। तो यहाँ पे CX में क्या है, 2 है। इसका मतलब है कि हमारा लूप एक दफा चला है, और जैसे ही हम इसको आगे चलाएंगे अपने प्रोग्राम को तो ये टर्मिनेट हो जाएगा।
आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, जंप विल बी टेकन बाय जंप नॉट जीरो इंस्ट्रक्शन इफ। जंप नॉट जीरो की इंस्ट्रक्शन पे जंप तब लगेगी ना जब हमारा जो जीरो फ्लैग है वो सेट नहीं होगा। जंप नॉट जीरो, जैसे कि नाम से जाहिर है, ठीक है। जंप इफ द जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, ठीक है। जीरो फ्लैग जो होता है वो कब सेट होता है? वो तब सेट होता है जब 1 होता है। और क्लियर का ये सेट है, ठीक है। 1 से मुराद है सेट है। सेट का मतलब होता है 1, और क्लियर का क्या मतलब होता है? क्लियर का मतलब होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जब जीरो फ्लैग हमारा 1 होगा, यानी सेट होगा, सॉरी सेट नहीं होगा, तो क्या होगा? जंप लगेगी, ठीक है। जंप नॉट जीरो में, नॉट जीरो का मतलब है कि जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं आपको हैंडआउट्स पे वेरीफाई करवा देता हूँ। ये देखें, अब द जंप नॉट जीरो इंस्ट्रक्शन इज फ्रॉम द प्रोग्राम कंट्रोल ग्रुप एंड इज अ कंडीशनल जंप, मीनिंग दैट इफ द कंडीशन नॉट जीरो इज ट्रू, नॉट जीरो इज ट्रू, तब जो है ना, ये नॉट जीरो कब ट्रू होगा? जब जीरो फ्लैग जो है क्या होगा? क्लियर होगा, यानी 0 होगा, ठीक है। जीरो फ्लैग 1 तब होगा, यानी सेट तब होगा जब लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसके आने वाला जवाब जो है वो 0 हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जी क्या है जी? ओके, नेक्स्ट है जी, आपको एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, नम लेबल है num1, और आगे db जो है ना इसकी टाइप है, यानी बाइट टाइप का है ये जो है ना वेरिएबल, और उसमें कितने आपको जो है ना वेरिएबल दिए हुए हैं? 75, 50, 77 एंड 82, 4 आपके पास वेरिएबल है। अब वो ये कह रहा है कि हम जो एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है 77, उसे कैसे एक्सेस करेंगे? तो ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब डी बी होता है ना, तो इसका मतलब है बाइट टाइप, ठीक है। और बाइट के लिए हम नेक्स्ट बाइट पे जाने के लिए जो है ना 1 ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी टाइप जो है डेटे की वो वर्ड में हो, तो हम क्या करते हैं? 2 प्लस करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास जो num1 है, अगर आप गौर करें तो num1 हमारे पास क्या है? num1 हमारे पास यहाँ पे जो पहला जो हमारा एलिमेंट लिखा हुआ है ना 75, वो num1 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका? ओके, अब क्या होगा? ऊपर वाली बातें आपने याद रखनी है। अब जब हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाना है, यानी 50 पे जाना है, तो हम क्या लिखेंगे? num1 प्लस 1, ठीक हो गया जी। तो हम कहाँ आ जाएंगे? 50 पे आ जाएंगे। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ये चीज़ यहाँ मेरे पॉइंटर को देखे, जहाँ पे पॉइंटर है ये 50 पे हम। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमने 77 पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? num1 में प्लस करेंगे 2। तो num1 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो हम आ जाएंगे 77 पे। इसी तरह हमने जब आगे फर्दर जाना होगा तो num1 में हम प्लस कर देंगे 3, और फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 82 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा num1 प्लस 2, 77, यानी थर्ड एलिमेंट पे जाने के लिए। क्लियर है जी यहाँ तक? नेक्स्ट है जी, ओके, जंप cx0, जंप इज टेकन इफ cx इज 0। ये इसके नाम से जाहिर है, अगर आप उसको पढ़े ना, जंप cx0, ठीक है। तो ये जंप तब लगेगी जब cx0 होगा। नेक्स्ट है जी, मूव ax ax, 0 x4 c 00 एंड 0 x21। ये आप जब लिखते हैं ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस असेंबली लैंग्वेज में, तो ये आप बिल्कुल एंड पे लिखते हैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। तो बेसिकली प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे जो इंट है ना, ये इंटीजर नहीं है C++ वाला, ये आपने याद रखना है, ये इंटीजर नहीं है। ये जो यूज़ होता है, इसका जो वर्ड है, ये जो शॉर्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली यूज़ होता है इंटरप्ट के लिए। यानी ये जो आप का जो 0x21 है ना, ये बेसिकली करता क्या है? ये एक इंटरप्ट जनरेट करता है, और उस इंटरप्ट के नतीजे में जो आपका प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इन नियर जंप द जंप कैन बी एनीवेयर विद इन अ सेगमेंट। यानी जो नियर जंप है ना, नियर जंप में आप जो जंप लगा सकते हैं वो सेगमेंट के अंदर अंदर ही लगा सकते हैं, ठीक है। सेगमेंट से बाहर नहीं निकल सकते, सॉरी आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। हैंड आउट से आपको आपने इसको खुद वेरीफाई कर लेना है। ओके जी, आगे है जी, मूव बाइट स्वैप 0, ठीक है। तो मूव जो है आपका कीवर्ड है, ये मूव करने के लिए
यहाँ पे बाइट क्या है, बाइट बेसिकली ये है आपका साइज के, जितने साइज में जो आगे हम बता रहे हैं ना उसको वेरिएबल जो है हमारा वो बता रहे हैं, उसका नाम हम आगे ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, लेकिन बाइट हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि उसकी जो वैल्यू है ना उस वेरिएबल की वो बाइट में होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यही है कि इट स्टोर्स द बाइट वैल्यू ऑफ जीरो। ये जीरो वो वैल्यू है जो हम भेज रहे हैं वहाँ पे। तो ये कहाँ पे स्टोर करेगा उसको, लोकेशन जो है जिसका नाम क्या है, नेम एज स्वैप। समझ आ गई आपको? जब आप यहाँ कोड लिखते हैं ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ जी, यहाँ नीचे नीचे में आपको यहाँ पे एक जो है ना व्यू के नाम से मैंने एक बना दिया, ठीक है, वेरिएबल। और इस वेरिएबल में मैं यहाँ पे व्यू नहीं सॉरी स्वैप के नाम से बना दिया, और स्वैप के नाम से एक वेरिएबल बना के मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वो वर्ड टाइप का है, ठीक है, और उसमें मैंने 0 रख दिया। यानी ये स्वैप हमारा वेरिएबल है और ये वर्ड जो है उसकी टाइप है, ठीक है। तो इसके अंदर वर्ड हम सेव करेंगे और ये 0 वो वैल्यू जो हमने इसमें सेव कर दी। लेकिन अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मूव बाइट स्वैप 0 की जगह मैं कर देता हूँ 3। अब क्या होगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो अब क्या होगा कि ये जो वर्ड है ना, वर्ड में बेसिकली बाइट 2 बाइट्स होती है ना वर्ड के अंदर। तो ये क्या करेगा कि ये जो 3 है ना, ये इसकी एक जो पोर्शन होगा बाइट का, सिर्फ उसी में जो है ना ये 3 को किस में कन्वर्ट करके ये बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको वहाँ पे जो है ना क्या कर देगा, प्लेस कर देगा, ठीक है, सिर्फ उसके एक हाफ पोर्शन में, वर्ड के हाफ पोर्शन में। तो इसका मकसद ये होता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाइट भी लिख सकते हैं। तो ये कीवर्ड यूज़ हो सकता है। ये इंस्ट्रक्शन का स्टाइल है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, बेसिक चीज़ है। ओके, नेक्स्ट ये आपका 0x रिप्रेजेंट। 0x जो हम लिखते हैं ना, जैसे अभी हम पढ़ के आ रहे थे एक इंस्ट्रक्शन ऊपर, जो टर्मिनेशन के लिए हम जब मूव करते हैं AX में 0x 4C00, ठीक है। तो ये जो 0x है, ये बेसिकली हम ये बता रहे होते हैं कि ये जो नंबर हम भेज रहे हैं ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। 0x का ये मतलब होता है शुरू में ये हेक्साडेसिमल्स के नंबर है। ओके, इफ वी मल्टीप्लाई 2 4 बिट्स नंबर द रिजल्ट विल बी इन डैश बिट्स। अगर हम सॉरी 2 नहीं है, 2 4 बिट्स नंबर है, सॉरी, यानी अगर 4 बिट के 2 नंबर हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करें आपस में, तो हमारे पास आंसर कितने में आएगा, कितनी बिट्स में आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 8 बिट्स में, ठीक है। उसका मैं आपको यहाँ पे एक प्रूफ भी दे देता हूँ। अब आप फर्ज करें यहाँ पे कि आपके पास 2 बिट्स के 2 नंबर हैं। ये पहली बिट हो गई, सॉरी ये दूसरी बिट हो गई, ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर आपके पास मैं दोबारा लिख रहा हूँ 1 1, ये भी 2 बिट्स हैं, इसमें 2 बिट्स है ना। ये बेसिकली अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं। अब जब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, जैसे कि आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, हम करते हुए आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, आप इसको प्लस करेंगे, 1 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 क्या आएगा 0, ये 1 कैरी हो जाएगा और दोबारा 1 1 क्या आएगा 0 1, ठीक है। तो ये आंसर हमारा देखिए 2 बिट का नंबर था बाइनरी का, तो हमारे पास आंसर कितने बिट्स में आया, हमारे पास आंसर 4 बिट्स में आया। अगर आप इसको डेसिमल में करें तो डेसिमल में भी कन्वर्ट करके आप इसको कर सकते हैं। 1 1 बेसिकली क्या होता है 3 होता है, ठीक है, आपको पता है ना। ये बाइनरी में 1 1 जो है वो डेसिमल में 3 के इक्विवेलेंट होता है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें ना जरा, आप क्या आता है 9 आता है ना। तो 9 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये नंबर आएगा 1001। इसको आपने कर लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फॉर द शिफ्ट लॉजिकल राइट SHR ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट मैचेस। शिफ्ट लॉजिकल राइट में ना हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अपना जो नंबर होता है उसको राइट जो है ना साइड पे क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं एक। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, मैं आपको यहाँ से पिक्चर से दिखा देता हूँ। ये हमारा शिफ्ट लॉजिकल राइट का ऑपरेशन है, हैंडआउट्स में हमारे गिवन है। तो इसमें होगा क्या, इस जो ये जो MCQs है ना, तो इसमें एक मुझे थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम लगा है। अगर आप भी मुझसे एग्री करते हैं तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द शिफ्ट लॉजिकल राइट ऑपरेशन इंसर्ट्स 0 फ्रॉम द लेफ्ट।
हम लेफ्ट साइड से जो है ना अगर एक जीरो इसमें इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारी हर जो बिट है, ये वाली जो हमारी बिट्स हैं, ये वाली, ये क्या होंगी, ये एक एक पोजीशन राइट पे चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो ये लास्ट वाली बिट है ना, ये वाली जो बिट है जो मैंने हाईलाइट की, इसके साथ क्या होगा, ये बिट चली जाएगी कैरी में, ठीक है। ये बिट कहां चली जाएगी, कैरी में चली जाएगी। ये देखें शिफ्ट लॉजिकल राइट SHR है। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। शिफ्ट लॉजिकल राइट SHR ऑपरेशन, ये वही ऑपरेशन है ना। तो ये क्या करेगा, आपकी जो राइट मोस्ट बिट है जो अभी हमने हाईलाइट की है, ये उसे ट्रांसफर कर देगा कैरी जो आपका फ्लैग है वहां पे। यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट मोस्ट लोकेशन। तो ये मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। आप करते हैं कि नहीं करते हैं तो आप बता देना। यहाँ पे मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए था, कैरी फ्लैग होना चाहिए था, ठीक है जी। ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि वाकई ऐसे आया है कि नहीं है, ठीक है। आप मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, ये लाजमी आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। मैं काफ़ी मेहनत से और काफ़ी कोशिश करता हूँ कि कंसेप्ट अपने और आपके और सबके जो है ना वो क्लियर करूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें हमेशा पूरी ज़िंदगी याद रहें। अच्छा, यहाँ पे एक और भी है बात, आपने देख लें, अगर कोई जो मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ ना फाइनल टर्म की, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में है या आपके सामने है जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसे मैं जो है ना क्योंकि बार बार वीडियो बनाना ज़रा टाइम टेकिंग होता है, तो मैं कमेंट में ही आपको कोशिश करूँगा कि डिस्क्राइब करके वहीं पर रिप्लाई कर दिया करूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रैप विद डैश विद यूटिलाइज द फुल प्रोसेसर पावर टू डू द स्क्रॉलिंग इन मिनिमम टाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मूव्स है। तो रैप जो है जब मूव्स की इंस्ट्रक्शन के साथ काम करता है ना, तो वो प्रोसेसर की फुल पावर को यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। किस लिए, स्क्रॉलिंग के लिए, ठीक है जी, कम से कम वक्त में, एफिशिएंसी के लिए। ये आप देख लीजिए, ये आपकी हैंडआउट से भी है कि रैप विद मूव्स will utilize the full processor powers to do the scrolling in minimum time. Okay जी। next हमारा क्वेश्चन है जी, push instruction will store the value of operand used in the dash in the SP stack pointer, ठीक है। stack pointer पे जो है ना, ये जो है बेसिकली क्या होता है, अब हम जब वैल्यू पुश करते हैं, तो वैल्यू जब हम पुश करते हैं तो ये आपका स्टैक है। मिसाल का आप मैं पूरा से एक स्टैक बना रहा हूँ। अब ये फर्ज करें यहाँ पे स्टैक पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, पुश करते हैं AX को, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा जो स्टैक पॉइंटर है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा SP है। तो जब आप इसे पुश करेंगे ना, तो ये AX यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये पुश हो जाएगा यहाँ पे। अब ये AX यहाँ पे आ गया, तो दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि आपका जो ये स्टैक पॉइंटर है, ये आप पॉइंट करेगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये आपका स्टैक है और स्टैक पे ये SP जो है ना पॉइंट कर रहा होता है टॉप पे, सबसे टॉप पे जो हम चीज़ पुश करते हैं वहां पे पॉइंट कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस एड्रेस फॉर डिस्प्लेइंग एन कैरेक्टर इन द स्क्रीन। तो 0xb800 जो है ना वो बेस एड्रेस है फॉर डिस्प्लेइंग एन कैरेक्टर इन द स्क्रीन। ये याद रखना है आपने, ठीक है, रिपीट भी होगा, इंपॉर्टेंट है। 0xb800 वीडियो बेस सर्विसेज जब हम यूज़ करते हैं तो हम जो है ना डिस्प्ले करवाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आप अपने हैंडआउट्स में भी देखें, अगर 0xb800 जो है ना आपको हर जगह मिलेगा, जहाँ जहाँ सर ने करवाए हैं ना आपको, जो भी वहाँ पे 0xb800 आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि वो उन्हें AX में मूव कर रहे हैं और उसके बाद उसी AX की वैल्यू को ES में पॉइंट करवाते हैं इस वीडियो बेस को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्या है आपका, व्हेन रेट फंक्शन इज कॉल्ड SP इज। अच्छा, जब रिटर्न फंक्शन कॉल होता है ना, बेसिकली होता क्या है, ये आपका वही स्टैक आ गया, ठीक है। अच्छा, जब कॉल जब हम कॉल करते हैं, जब कॉल फंक्शन होता है ना, हम कॉल का फंक्शन जब चलता है, तो कॉल का जब फंक्शन चलता है CALL, ठीक है, इसको मैं लिख ही लेता हूँ। कॉल, जब कॉल का फंक्शन चलेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एक स्टैक लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा या उसके पैरामीटर आ जाएंगे। अच्छा,
उसका उससे होता क्या है, जो एसपी है ना, एसपी, ठीक है, कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रेट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो एसपी जो होता है वो एक तो डिक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, और कितने से होता है, 2 से, क्योंकि स्टैक पे जब भी आप काम करेंगे ना तो जमा माइनस आपका वर्ड में ही होगा हमेशा, ठीक है, ये आपकी मजबूरी है। ये जो IBM PC है, जो इंटेल प्रोसेसर है ना, उसका ये स्टैंडर्ड है। तो अब ये होगा कि जब आप रेट करेंगे यानी उस कॉल को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, जब कॉल ख़त्म होगी ना तो फिर क्या होगा कि आपका जो एसपी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और कितने से इंक्रीमेंट होगा, उसी नंबर 2 से इंक्रीमेंट होगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, द लास्ट लोकेशन ऑफ वर्ड corresponding टू द स्क्रीन विल बी। अच्छा देखें, आपकी जो स्क्रीन है उसका साइज आपको पता है कि कितने जो है ना लोकेशंस पे होता है, कितनी बाइट्स होती हैं, 4000 होती हैं, ठीक है जी, ये 4000। तो लास्ट लोकेशन इस पे कौन सी बनेगी, द लास्ट लोकेशन ऑफ वर्ड वो कौन सी बनेगी, 4000 का अगर आप कहें जी 4000 ही बनेगी, तो 4000 किस तरह बनेगी। अब देखें, आप पहली लोकेशन जो होती है वो 0 होती है, ठीक है, पहली लोकेशन 0 होती है। ये जैसे आप एरे यूज करते हैं C++ में, अब आपकी एरे जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, फिर उसके अंदर 1 होता है इंडेक्स, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। अब मैं अगर यहाँ से आपसे पूछूं कि इसका साइज कितना है भाई, तो इसका साइज कितना है एरे का, इस साइज में 4 वो है ना, 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं, पहला 0 एलिमेंट है, ठीक है। तो यही जो सीन है वो यहाँ पे भी है, जो पहला आपका एलिमेंट पड़ा होता है वो 0 पड़ा होता है, और ऑनवर्ड आपके +2 होते जाते हैं। वर्ड है ना, तो वर्ड के लिए मैंने आपको बताया था 2+ होता है, तो 2+ होते जाते हैं, और 4000 जो एलिमेंट होता है वो जाके कंप्लीट होगा 3998 पे, ठीक है। यानी 4000 में से 2 माइनस करेंगे ना, ये दो यूनिट है ना आपका, तो वो आप इसमें से माइनस करेंगे तो 3998 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वही वाला, ठीक है, बेस एड्रेस डिस्प्लेइंग करेक्टर जो है ना 0xb800। ओके जी, मूव AX 0xb800, ये पहली इंस्ट्रक्शन है, ये आपकी पहली इंस्ट्रक्शन है ये वाली, ठीक है, और ये जो दूसरी है ना वो ये वाली है, मूव ES AX, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है। अब इसमें हो क्या रहा है, पहली इंस्ट्रक्शन में हम जो वीडियो बेस का एड्रेस होता है वो AX में डालते हैं, उसे हम डायरेक्ट ES में नहीं डाल सकते, तो पहले हम उसे AX में डालेंगे और फिर AX रजिस्टर से हम ES में जो है ना उसको वीडियो बेस को कहाँ पॉइंट करवाएंगे, डिस्प्ले पॉइंट करवाएंगे, ठीक हो गया जी। तो ये वीडियो बेस इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम व्हेन यूजिंग div इंस्ट्रक्शन डिविडेंड इज स्टोर्ड इन। डिविडेंड कहाँ होता है आपका, डिविडेंड होता क्या है, अच्छा जो डिवाइडेंड है वो कहाँ पे होगा आपका, उसको हम देख लेते हैं। आम सी मैं मिसाल देता हूँ, आपने 10, ठीक है, उस पर डिवाइड करना है 2, तो आप ये div इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए कैसे करेंगे, आपका जो डिवाइडेंड है वो 10 है, ये 10 है, ठीक है, ये आपका डिवाइडेंड है जो डिवाइड होने जा रहा है। ओके हो गया जी, ये डिवाइडेंड है, ये 10, और 2 आपका क्या है, डिवाइडर है जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इससे जो 2 है ना, इसे हम लोग भेजेंगे कहाँ पे भेजेंगे, div की जो इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे ना, ये 2 वहां पे जाएगा। यानी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, फर्ज करें मैंने 10 को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो मैं मूव करूंगा AX में 10 मैंने AX में भेज दिया, फिर मैं मूव करूंगा AX में 2, ठीक है। यानी अब मैंने क्या करना है, 10 पे 2 को डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपने जो इंस्ट्रक्शन लिखूंगा वो लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे मैंने BX में डालना था 2 को, ठीक है। AX रजिस्टर में 10 है जिस पे हमने डिवाइड करना है 2, और 2 वो डिवाइडर है जो हमने डिवाइड करना है, तो हम div की इंस्ट्रक्शन जब लिखेंगे तो साथ में उसके लिखेंगे BX, बस ये हमारी इंस्ट्रक्शन होगी। ये इस इंस्ट्रक्शन के नतीजे में होगा क्या कि ये जो AX में जो भी पड़ा होगा, ठीक है, कि AX रजिस्टर में जो भी पड़ा होगा वो जो हम div इंस्ट्रक्शन के साथ जो भी चीज़ भेज रहे हैं ना, तो यहाँ पे BX जो है वो 2 के इक्वलेंट है, तो वो 2 उस AX में जो कुछ पड़ा है उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा है कि इसका आंसर कहाँ जाएगा,
तो उसका जवाब ये है कि जो जब 16 बिट की जब होती है ना डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना 10 को AX में डाला है, तो AX में मैं तब डाल रहा हूँ कि मेरे पास ये 10 का नंबर जो है 16 बिट में मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो 16 बिट में जब ये कंसिडरेशन होगी ना, तो यहाँ पे देखें आप डिप की इंस्ट्रक्शन पे हम जाते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये जो लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म, द सेकंड फॉर्म, ये क्या करेगा, 16 बिट नंबर जो AX में पड़ा है उसे 8 बिट के ऑपरेंड से डिवाइड करेगा, और जो हमारा जो क्वोशंट आएगा ना वो AL में जाएगा, यानी हमारे जो अक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसकी लो पोर्शन में जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो हमारा हाई पोर्शन में चला जाएगा, ठीक है, AX रजिस्टर के। तो यानी इसी में जो है ना वो जवाब चला जाएगा, लेकिन दो पार्ट्स उसके हो जाएंगे, ठीक है। AL में क्या होगा, क्वोशंट, और AH में क्या होगा, रिमाइंडर। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुश AX टू, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बस इसमें आपने कुछ चीजें याद रखनी है। सॉरी, मूव AX टू। अब यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे कि क्या क्या अपडेट करते करते ना साथ साथ हम वैल्यू देखते रहेंगे। पहली इंस्ट्रक्शन हुई थी मूव AX टू, मूव AX टू के नतीजे में AX में 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया पुश AX। अब AX को हमने यहाँ पे स्टैक पे डाल दिया, ये आपने तस्वीर की मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये यहाँ पे AX आ गया, हमने इसको कहाँ पे पुश किया, इसको हमने स्टैक पे पुश कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ पॉप BX। अब पॉप BX क्या करेगा कि यहाँ पे जो मैं BX का यहाँ पे मेरा एक नया जो है ना रजिस्टर है, उसमें ये जो AX की वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देगा। अब BX मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ऐड BX AX, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि BX में AX को ऐड कर देगा, तो क्या होगा कि BX में जब AX ऐड होगा तो BX जो है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर है, तो BX की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4। अब आपसे या तो इसकी वैल्यू पूछेगा या तो आपसे इसकी वैल्यू पूछेगा, ये दो चीजें उसके पास। यहाँ पे वो AX की पूछा तो AX की वैल्यू 2 है। अगर वो पूछते ना BX की वैल्यू क्या है तो BX की वैल्यू 4 होती। नेक्स्ट, इन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस द मोड इज कॉल्ड ऑटो इंक्रीमेंटल मोड व्हेन, जब डायरेक्ट फ्लैग जो है, डायरेक्शन फ्लैग जो है वो क्लियर्ड होता है तो तब ये काम होता है। अगर वो सेट होता तो फिर ऑटो डिक्रीमेंट मोड होता है, ठीक है। ये कंफ्यूज करता है, कभी कभी वो पूछ लेता है कि ऑटो डिक्रीमेंट मोड कब होता है। जब डिक्रीमेंट मोड होगा तो DF जो है वो क्या होगा, सेट होगा। अगर इंक्रीमेंट मोड है तो DF क्लियर्ड होगा बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, लेट अज्यूम अ सिनेरियो व्हेन A हैज अ बिट्स। ये आपके पास A आ गया, ये इसकी बिट्स आ गई 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब आपने XOR ऑपरेशन करना है किसके दरमियान, A और A का करना है, तो यानी एक और A लिख दो, ये आ गया जी। अब आपने XOR करना है, इस पे XOR का जो सिंबल है ना वो ये होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे। अच्छा, अब XOR जब आप करेंगे ना तो XOR की प्रॉपर्टी ये है कि जब बिट्स आपकी डिफरेंट हो, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग बिट्स हैं अगर वो डिफरेंट हो तो तब 1 आता है, अदरवाइज जो है ना 0 ही आता है। आपने इसका टेबल देख लेना है, ट्रुथ टेबल, तो उसमें आपको जो है ना ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी जो है क्योंकि बिट्स सारी एक जैसी हैं, पहले इन दोनों को देखें, दोनों एक जैसी हैं तो 0 आ जाएगा। इन दोनों को देखें 0 आ जाएगा, इन दोनों को देखें 0, इन दोनों को देखें 0। तो आंसर आपका जो है ना क्या आएगा, 0 0 0 ही आएगा। नेक्स्ट, टू रिटर्न बैक फ्रॉम द ISR से पोजीशन वापस, रिटर्न बैक फ्रॉम द ISR टू पोजीशन, यानी ISR आपकी जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन होती है ना, ये साथ साथ मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, पेपर में आ सकती है, एब्रीविएशन में पूछ सकते हैं। यानी इंटरप्ट सर्विस आपकी जो रूटीन है ISR, जब वो कॉल होती है किसी इंटरप्ट के नतीजे में, तो होता ये है कि वो सर्विस चलती है आपकी, ये सर्विस चलेगी चलेगी चलेगी, जब ये सर्विस ख़त्म हो जाएगी, तो इस सर्विस जब ख़त्म हो जाएगी तो इसके एंड पे यहाँ पे एक IRET होता है, ठीक है। IRET क्या करता है कि जहाँ से सर्विस का ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल हुई थी ना, ये IRET वहीं पे जाके आपको पहुँचा देता है वापस। तो बेसिकली IRET जो है ना फंक्शन ये काम करता है, सवाल में ये पूछ रहा है।
नेक्स्ट है आपके पास विच और फॉलोइंग इनपुट आउटपुट पोर्ट इज यूज्ड टू सेंड एन EOI सिग्नल टू पिक प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोलर। तो ये क्या होगा 0x20, सॉरी मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर गया, ये है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। ओके, अच्छा इंटरप्ट कंट्रोलर यहाँ पे जो 0x20 है ना, इसकी मदद से हम जो है ना सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, कौन सा सिग्नल भेजते हैं? एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल भेजते हैं हम अपने प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर को। ठीक है, 0x20 आपको मैं यहाँ पे फाइंड करके दिखाता हूँ। 0x20 जहाँ भी ये आ रहा होगा ना, ये देखें जब हम आउट करते हैं AL में भेजते हैं इसको, तो बेसिकली हम सेंड कर रहे होते हैं EOI टू पिक बाई API। इसी क्या बनेगा इससे? प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। नेक्स्ट हमारा है जी रफ ब्राउन लिस्ट इज अ कंप्रेहेंसिव लिस्ट यूज्ड फॉर इंटरप्ट्स की सारी डिटेल्स के अंदर होती है। ओके, DB25 जो है वो पैरेलल कनेक्टर है। ये मैं इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसमें भी MCQ आया था। तो ये पैरेलल जो है ना आपका कनेक्टर होता है, और ये होता किस शक्ल का है मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, दोबारा भी दिखा देता हूँ। तो ये ना आपका बेसिकली DB25 कनेक्टर है। ठीक है, जिसमें 25 पिनें होती हैं। ठीक है, और उनके हर पिन के एक मुख्तलिफ काम होते हैं, ये आप अपने हैंड आउट से इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है जी आपका व्हेन BIOS वीडियो सर्विस इज कॉल्ड इट विल प्रिंट द स्ट्रिंग फ्रॉम लोकेशन। तो प्रिंट को स्ट्रिंग को लोकेशन से प्रिंट करने के लिए ना ESBP जो है ना, ESBP ये वो लोकेशन है जहां से वो स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, ES:BP। ठीक है, iret रिटर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड डैश। तो iret जो है वो रिटर्न करता है CS और IP की बेस पे। ये दो चीजें हैं, इसको हैंडआउट से मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ। iret will return to whatever CS and IP it finds on the stack। ठीक है, तो ये इससे रेलेवेंट होते हैं। नेक्स्ट, ओके, if dash is set after every instruction a type 1 interrupt will be automatically generated। तो ये ट्रैप फ्लैग होता है। ठीक है, ट्रैप फ्लैग जब सेट होगा तो ये काम होगा। ये आप जो है ना इधर से मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ट्रैप फ्लैग ये है जी int1 ट्रैप सिंगल स्टेप इंटरप्ट। ये है if the trap flag is set the single step interrupt is generated after every instruction। next, okay, with assembly language instruction is used to enable the interrupt request। जी, तो enable करने के लिए ना हम STI यूज करते हैं interrupt request को enable करने के लिए, और उसे बंद करने के लिए डिसेबल करने के लिए हम CLI यूज करते हैं। ये अपने याद रखना है। ठीक है, STI से मतलब होता है सब सेट इंटरप्ट, और CLI से होता है क्लियर इंटरप्ट। ठीक है, तो सेट का मतलब है कि हमने इनेबल करना है, और क्लियर का मतलब होता है हमने डिसेबल करना है। बस ये दो चीजें आप ध्यान रखनी है, रेलेवेंट आते रहते हैं। ओके, वीडियो मोड कैन बी सेट विद डैश व्हाइल एक्सपोर्टिंग विद। ठीक है, वीडियो मोड को जब हम सेट करेंगे ना, तो हम AH और AL रजिस्टर के अंदर वैल्यूज डालते हैं, और फिर हम इंटेंट को कॉल करते हैं सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के लिए। ये मैं आपको करवा देता हूँ हैंड आउट से भी वेरीफाई। वीडियो मोड, ये वीडियो मोड जब आप सेट करेंगे ना, तो बेसिकली आप क्या करेंगे AH में और AL में, यहाँ पे देखें आप, तो एक तो इंफॉर्मेशन आप सेट मूव करते हैं, और उसके बाद आप इंटेंट जो है ना उसे क्या करते हैं, उसके जरिए इंटरप्ट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है जी आपका ट्रांसफर अ बाइट और वर्ड फ्रॉम द सोर्स लोकेशन DSSI टू द डेस्टिनेशन ESDI। अच्छा, यहाँ पे ना आप चीज़ें कुछ हैं, थोड़ा आप कंसेप्ट समझ लें तो आपको जो मूव्स और लोड्स और स्टोर्स की जो कमांड्स है ना, उसमें फ़र्क आपको पता चल जाएगा। अच्छा देखें, यहाँ पे बाइट या वर्ड को ट्रांसफ़र कर रहा है सोर्स लोकेशन से। ये देखें, ये सोर्स लोकेशन है DSSI, ये मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, आप मेमोरी से मेमोरी जो है, आप जब भी कोई चीज़ वर्ड या बाइट मूव कर सकते हैं ना, तो सिर्फ आपके पास एक इंस्ट्रक्शन जो है मूव्स, उसके ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं मेमोरी टू मेमोरी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है मूव्स कमांड की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यानी एक
सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन, दोनों जो है वो किसी मेमोरी का पार्ट है। तो मेमोरी टू मेमोरी जो आप ट्रांसफर करते हैं बाइट या वर्ड को, वो मूव्स की मदद से करते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है डैश कंपेयर द सोर्स बाइट और वर्ड इन रजिस्टर ए और एक्सेल विद द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एलिमेंट। ठीक है, अगर मेमोरी में कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, और एक एल रजिस्टर में कोई चीज पड़ी हुई है, तो उन दोनों को अगर आपने कंपैरिजन करना है तो वो आप किसकी मदद से करते हैं? आप स्कैन के जरिए करते हैं। ठीक है, ओके, स्कैन स्ट्रिंग। ओके, विच असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू डिसेबल द इंटरप्ट। ये आ गई आपके डिसेबल वाली जो भी हम बात कर रहे थे, तो ये आपकी आ जाएगी CLI, क्लियर इंटरप्ट। ये इसका कुछ आंसर है डिसेबल करने के लिए। नेक्स्ट है जी डैश इज आर द पोर्ट नंबर फॉर पैरेलल पोर्ट। ठीक है, तो अच्छा, ये जो है ना आपकी पोर्ट नंबर जो यहाँ पैरेलल पोर्ट के लिए, पहला जो 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 डेटा पोर्ट का नंबर है वो है 378। ठीक है, LPT1 के लिए। ये LPT1 जो है ये पहली पैरेलल पोर्ट थी। ठीक है, जिसको 378 से जो पोर्ट्स जो असाइन हुई थी ना, वो 378 से असाइन हुई थी 37A तक। मैं इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ यहाँ से जी, 37A तक की है। तो ये बेसिकली पोर्ट्स जो है ऐसे असाइन हुई थी LPT1 को। ठीक है, और ये सबसे पहली पैरेलल पोर्ट थी, और इसको हम देख भी लेते हैं कि ये थी कैसी। तो ये वही DB25 है, ये 25 पिन वाली पोर्ट है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट है, और ये जो है पहले जब कंप्यूटर के साथ किसी डिवाइस को कनेक्ट करना होता था, या प्रिंटर को कनेक्ट करना होता था ना, तो आपने देखा होगा, आपने यूज़ भी किया होगा कि इस तरह की पोर्ट्स होती थी, उनको यूज़ किया जाता था। तो उसके लिए जो ये जो पोर्ट नंबर है ना, ये डेजिग्नेटेड थे बेसिकली। ठीक है, प्रोसेसर को बताने के लिए कि आप इस प्रिंटर से या इस डिवाइस के साथ राब्ते में हैं, या इसके साथ आप जो है ना एक्सचेंज ऑफ जो है क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डैश इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर बाइट। ओके, अब देखें, अब ये बाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, अब ये समझने की चीज़ है। ये जो इंस्ट्रक्शन है क्या करेगी, ये एक बाइट या वर्ड जो कि AL और AX यानी रजिस्टर में पड़ी है। कहाँ पड़ी है? रजिस्टर में। अब ये रजिस्टर से कहाँ जा रही है? टू द स्ट्रिंग एलिमेंट एड्रेस। तो ये रजिस्टर से मेमोरी में जा रही है, यह आपने चीज़ याद रखनी है। अब जब रजिस्टर से कोई चीज़ मेमोरी में जाएगी, तो आप मुझे ज़रा ये बताएं, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसे लोड कहेंगे या स्टोर कहेंगे? ठीक है, जब हम अपने रजिस्टर से कोई चीज़ मेमोरी की तरफ भेजते हैं, तो बेसिकली हम उसे स्टोर करना चाह रहे होते हैं ना, कि भाई इसे सेव कर लो, ताकि हम इसको दोबारा कल को इस्तेमाल हमने करना हो तो हमने मेमोरी से इसको उठाना हो। तो बेसिकली ये जो है ना स्टोर्स का काम है। ठीक है, अगर हम उसके उल्ट काम कर रहे होते, हम मेमोरी से रजिस्टर की तरफ भेज रहे होते ना, तो फिर हम कहते हैं कि ये लोड है, लोड हो रही है। ओके, नेक्स्ट है जी विच ऑफ फॉलोइंग इंटरप्ट इज यूज्ड फॉर कीबोर्ड बायोस सर्विस। कीबोर्ड बायोस सर्विस के लिए हम 0x16 यूज करते हैं। कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 0x16 जो है ना बेसिकली यूज होते हैं बायोस कीबोर्ड सर्विसेज के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ईच ऑफ द बिट्स एट पोर्ट 21 corresponds to one of the interrupt request IRQ lines। ठीक है, ये आपने इसको देख लेना है। जो पोर्ट्स के नंबर है ना, पोर्ट्स के जो नंबर की डिटेल है, ये आपके हैंडआउट्स में भी है, आप उसको डिटेल में रीड कर लीजिए। डैश इंस्ट्रक्शन यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड पोर्ट। तो कीबोर्ड पोर्ट से कैरेक्टर रीड करने के लिए ना हम इन जो है ना हम यानी मूव करते हैं, यानी इन बेसिकली हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेरिफेरल डिवाइसेस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो इनकी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, और AL रजिस्टर में हम भेजते हैं 0x60। 0x60 आपने ये याद रखना है, और इनकी कमांड हम यूज़ करते हैं AL रजिस्टर में हम भेजते हैं 0x60 कीबोर्ड पोर्ट को से कैरेक्टर रीड करने के लिए। नेक्स्ट आज का हमारा आखिरी सवाल है जी डैश ट्रांसफर्स अ बाइट अ वर्ड। जी अब वही बात आ गई ना जो हम करते हुए आ रहे थे अभी
पहले हमने की थी बात ना, यही बात हम कर रहे थे। अब यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि ये कह रहा है कि बाइट वर्ड ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द सोर्स लोकेशन DSSI। अब यहाँ पे सोर्स लोकेशन जो है वो आपकी मेमोरी हो गई, ठीक है, और कहाँ टू AL और AX, और AL और AX आपके क्या है, रजिस्टर है। अब चीज़ जो है आपकी रजिस्टर से मेमोरी से रजिस्टर की तरफ जा रही है ना, तो अब हम मेमोरी से चीज़ उठा के जब रजिस्टर में डालते हैं तो इस्तेमाल करने के लिए डालते हैं, तो इस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लोड कहते हैं ना, ठीक है। तो जब ये काम होगा वर्ड या बाइट से रेलिवेंट स्ट्रिंग के मामलात में, तो जो कमांड यूज होती है वो होती है लोड्स, LODS, यानी लोड स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग की जो इंस्ट्रक्शंस है ना उससे रेलिवेंट है, ठीक है। तो आई होप सो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ लें। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट्स जो है ना वो हम उनका काफ़ी इंतज़ार करते हैं और हमें खुशी होती है जब हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, ठीक है जी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं अगर वो नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और किसी वीडियो में, किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल एग्जामिनेशंस।